बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालबात। आज का हमारा मौजू है दफ्तरी ज़ुबान की खुसूसियात। आपका जो मज़मून है उर्दू बतौर दफ्तरी ज़ुबान, उसमें आज हम उर्दू बतौर दफ्तरी ज़ुबान की खुसूसियात पर बात करेंगे। तालबात, इससे पहले आप जान चुकी हैं कि क्या उर्दू ज़ुबान बतौर दफ्तरी ज़ुबान राइज हो सकती है? क्या उसमें वो तमाम लाज़मी चीज़ें जो दफ्तरी ज़ुबान होने के लिए ज़रूरी हैं, क्या वो मौजूद हैं? तालबात, आप जानती हैं कि जिस तरह से दरिया जो है वो अपने बहाव और कटाव का फैसला खुद करता है, इस तरह ज़ुबान भी दरिया की तरह हरदम रवां रहती है। इस बहाव में किनारे आब के कटाव के आसार नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। ज़ुबान के दरिया में नए चश्मों का पानी अल्फाज व तराकीब और मरकबात की सूरत में शामिल होता रहता है। ज़ुबान में मुख्तलिफ अल्फाज शामिल होते हैं, तराकीब मुख्तलिफ जन्म लेती हैं, मुख्तलिफ इस्तिलाहात जगह पाती हैं और ये किसी एक फ़र्द की काविश का नतीजा नहीं होते, बल्कि ये ज़ुबान की फितरी लचक और नरमी का हासिल होता है। यानी ज़ुबान जो है, जब वो गुफ्तार की लताफ़तों से हमकनार होती है, हमें सुनाई देती है, हम उसे पढ़ सकते हैं, हम उसे सुन सकते हैं। इसी तरह से ज़ुबान मुतहर्रक, फ़ाल और ज़िंदा रहती है। इसी तरह तालबात, आप जानती हैं कि ज़ुबानों की मिसाल एक तालाब की सी होती है। जिस तरह तालाब में ताज़ा पानी होता है और उसे तैराकी और नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जोहड़ में आप लोग जानती हैं कि पानी खड़ा रहता है और उसमें बदबू पैदा हो जाती है और वो नाकाबिले इस्तेमाल ठहरता है। ज़ुबानों के जो अल्फाज हैं, किसी भी ज़ुबान के जो अल्फाज हैं, वो हर लम्हा नौ बनौ तरकीब से बढ़ते रहते हैं। ज़ुबान की इर्तका का ये सफ़र जारी रहता है। उर्दू शायरी हो या नसर, हमारे जितने भी अदीब हैं, मुसन्नफ़ीन हैं, चाहे वो नसर के हैं, चाहे वो शायर हैं, उन्होंने अल्फाज व तराकीब के आगे बंद बांधने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक हवाए ताज़ा की तरह नए नए अल्फाज ने जन्म लिया, नई नई तराकीब ने जन्म लिया और बहुत से लोगों ने इसके लिए कोशिश की। अब आप ये भी जानती हैं कि हर ज़ुबान अपना एक मखसूस कल्चर रखती है, यानी ज़ुबान जो है अपने बोलने वालों के एक ख़ास कल्चर की नुमाइंदगी करती है। ये हमारी खुशकिस्मती कह लीजिए कि हमें शुरू से ही उर्दू ज़ुबान मुयस्सर आई और वो हमारे इस्लामी कल्चर की भी मखसूस नुमाइंदगी करती है। तहरीक पाकिस्तान के दौरान में भी इसने अहम किरदार अदा किया। जैसा कि जमील जालबी साहब ने फरमाया कि अब का नहीं ये साथ के सदियों का साथ है, तश्कील अर्ज़ पाक में उर्दू का हाथ है। अब का नहीं ये साथ के सदियों का साथ है, तश्कील अर्ज़ पाक में उर्दू का हाथ है। तो तहरीक पाकिस्तान के दौरान में भी उर्दू ने एक अहम किरदार अदा किया। इसने अपनों और बेगानों की बिला तफरीक रंगो नस्ल दिल खोल कर खिदमत की और जब भी ज़रूरत पड़ी सबने इसके साए में पनाह ली। उर्दू ज़ुबान ने सबको कुशादा दिली से अपने सीने से लगाया और हर एक के साथ वफा की, मगर अफसोस
کہ हमने उर्दू ज़ुबान के साथ वो वफा नहीं की और उसको दफ्तरी ज़ुबान का दर्जा नहीं दिया। उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से देखें तो बिलाशुबा उर्दू ज़ुबान की तरक्की जो है उसकी रफ्तार जो है वो काबिले रश्क है। नए अल्फाज को कबूल करने, पुराने अल्फाज को रद्द करने के मामले में उर्दू ज़ुबान वसी दर्जा रखती है। उर्दू ज़ुबान में इस हवाले से बहुत लचक मौजूद है। आप ये भी जानते हैं कि अंग्रेज़ जो हैं, अगरचे उन्होंने खुद को उर्दू का दोस्त कहा, लेकिन उन्होंने अगर फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया तो उससे मुराद कोई उर्दू से मोहब्बत ना थी, बल्कि वो खुद उर्दू ज़ुबान सीखना चाहते थे ताकि अवाम की ज़ुबान के ज़रिए उनकी बातों को समझा जा सके। इसी तरह उर्दू को जब भी हमने कौमी ज़ुबान तो ये है ही दफ्तरी ज़ुबान राइज करना चाहा तो हमें मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा और एक जो मसला दरपेश रहा वो ये था कि अगरचे कायदे आज़म ने उर्दू के हक में बयानात दिए, 1973 का मुतफ़िका तौर पर आइन जो है वो मंजूर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म दिया कि उर्दू को बतौर कौमी ज़ुबान के राइज किया जाए, दफ्तरों में इसको राइज किया जाए, यानी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर उर्दू ज़ुबान की अहमियत के बारे में बात की गई। जोशवाली आबादी मशहूर शायर गुजरे हैं, उन्होंने भी अपने एक मज़मून में इंसान की 9 मोहब्बतों की बात की थी। एक पहला जो था वो हुब्बे मोलत, हुब्बे अहबाब, हुब्बे वतन, हुब्बे मालो जाह, हुब्बे ईमान, हुब्बे मनाज़र, हुब्बे इंसान, हुब्बे आगाही, हुब्बे जमाल। जहाँ हम ये तमाम मोहब्बतों की बात करते हैं, वहाँ जोश ने अगरचे हुब्बे ज़ुबान की बात नहीं की, लेकिन वो इंसानी ज़िंदगी में ज़ुबान की अहमियत और कदर कीमत से आगाह थे। उन्होंने अपने एक मज़मून में उर्दू के हवाले से कहा था कि तंग दामानी के बावजूद हमारी ज़ुबान में बला की लचक और इस क़यामत की उमंग पाई जाती है और इसमें कबूल पहनाई और वुसअत आमादगी का वो जौहर मौजूद है कि ये जदीद मुफ़रदात को मरकबात को बेखैबे कि ये जदीद मुफ़रदात व मरकबात को बेतय्यबे खातर कबूल करने की सलाहियत रखती है और सिर्फ 10 साल की मुद्दत में ये इस काबिल हो सकती है कि दुनिया की वसी तरीन ज़ुबानों से आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। लेकिन बात तो ये है कि इस काम का बीड़ा कौन उठाए, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। अगरचे उर्दू में दफ्तरी ज़ुबान बनने की सलाहियत मौजूद है और आज के हम लेक्चर में इस पर भी बात करेंगे कि दफ्तरी ज़ुबान की वो कौन सी खसूसियात हैं जो उर्दू में होनी चाहिए और क्या उर्दू ज़ुबान उस मेयार पर पूरी उतरती है। तालबात आप ये भी जानती हैं कि तहरीर जो है वो ज़ुबान की हफाजत का बुनियादी ज़रिया है। यानी आज अगर हमने
قدیم زبانوں کے بارے میں جاننا ہے تو جو مختلف تحریریں ہمیں ملتی ہیں، کسی برتن پر لکھی ہوئی تحریر، کسی چمڑے پر لکھی ہوئی تحریر، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں زمانے میں یہ زبان موجود تھی۔ تو تحریر جو ہے وہ کسی بھی زبان کی حفاظت کا بنیادی ذریعہ ہے۔ چنانچہ دفتری امور کی انجام دہی بھی جو ہے وہ تحریر کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ دفاتر کا زیادہ تر کام تحریر کے ذریعے ہوتا ہے، لہٰذا دفتری زبان کا تعلق تحریر کے ساتھ ہوتا ہے، اور دفتری تحریر کو پر اثر بنانے کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کرنا از حد ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اطلاعات، مواصلات اور خیالات دوسروں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نے کسی کو کوئی پیغام بھیجنا ہے تو وہ ہم لکھ کر بھیجیں گے، اپنے خیال دوسروں تک پہنچانے اس کے لیے ہم تحریر کا سہارا لیں گے۔ اس طرح اگر دفتری تحریر اثر آفرین نہیں ہوگی تو وہ شخص یا ادارہ تحریر کے بنیادی مباحث نہیں سمجھ سکے گا، اور دفتر سے مطلوبہ نتائج کی توقع بیکار ثابت ہوگی۔ لہٰذا جو اطلاع دوسرے ادارے یا شخص کو دینا مقصود ہو، اسے اس طرح ضبط تحریر میں لایا جائے کہ وہ ادارہ یا شخص جسے اطلاع دی جا رہی ہے اس کے مطلب اور مفہوم کو بآسانی سمجھ سکے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لکھنے والا اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے سے قاصر رہتا ہے، یعنی جو بات وہ کہنا چاہتا ہے وہ کہہ نہیں پاتا۔ تو دفتری زبان میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بات دو ٹوک انداز میں کر سکے۔ آتش درانی لکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اردو کے نامور محقق آتش درانی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک اعلیٰ افسر نے تقریباً گلہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں اکثر جو روداتیں اور رپورٹیں پیش ہوتی ہیں وہ اپنے مقاصد کے لحاظ سے 5-6 گنا طویل ہوتی ہیں۔ جو اختصاریے پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی مقاصد کا بخوبی اظہار نہیں کرتے، اور ایسا 50% سے زائد معاملات میں ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ بات انہوں نے انگریزی دفتری کاغذات کے بارے میں کی تھی، مگر اردو میں دفتری تحریریں پیش کرتے ہوئے بھی ہمیں اس شکوے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی بات کیا ہوئی کہ جب ہم نے اپنی کسی پروگرام کی رویداد، کوئی درخواست، کوئی رپورٹ متعلقہ محکمے میں دینی ہے تو ہمیں جامع انداز میں اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے پر عبور حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم بہت طویل گفتگو کریں گے، بہت طویل لکھیں گے اور اس میں اصل بات پھر بھی واضح نہیں ہوگی تو یہ بھی زبان کی خامی کہلائے گی، یہ بھی تحریر کی خامی کہلائے گی۔ اور اسی طرح اگر ہم بہت مختصر لکھتے ہیں، ملخص لکھتے ہیں، تو بھی ہمیں جو اہم نکات ہیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی زبان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تحریری صلاحیت میں کمال حاصل ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دفتری زبان کی کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے۔ یعنی اگر ہم نے اردو کو بطور دفتری زبان رائج کرنا ہے تو کیا اس میں اظہار کی صلاحیت موجود ہے؟ کیا
जो बात हम कहना चाहते हैं उसको ज़ेबे करतास किया जा सकता है? क्या हम अदाए मज़मून, इंतखाब अल्फाज और असलूब कलाम के ज़रिए अपनी बात, अपने ख़यालात को पेश कर सकते हैं? क्या उर्दू ज़ुबान में ये सलाहियत है? यानी अगर हमने उर्दू ज़ुबान को तालीम का ज़रिया बनाना है तो हमने देखना है कि क्या उर्दू ज़ुबान को ज़रिया तालीम बनाया जा सकता है, इसमें वो ख़ुसूसियत मौजूद है। अजीज़ तालिबात, अगर हम मौजूदा दौर की तहकीक पर गौर करें तो दुनिया के माहिरीन जो हैं, माहिरीन लिसानियात, माहिरीन तालीम, मुत्फिका तौर पर इस नतीजे पर पहुँचे हैं और वो ये है कि किसी कौम का ज़रिया तालीम सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ की अपनी ज़ुबान या ज़ुबानें होनी चाहिए। हमारे यहाँ सूरत हाल इसके बरक्स है। इसी वजह से हमारी तालीम की सूरत हाल देख लें, उसका हाल दगरगू नज़र आता है। हमारी तालीम ज़बूहाली का शिकार है और इस तरह से फिर मुल्क भी तरक्की की शाहराह पर गामज़न नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तबकाती कशमकश भी एक मसला है। हमारा जो तबका ख़ास है वो चाहता है कि अवाम जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान के ज़रिए तालीम हासिल करें। ठीक है, अंग्रेज़ी एक अहम ज़ुबान है, बैनुल अक़वामी ज़ुबान है। हर पाकिस्तान को एक बैरूनी ज़ुबान भी आनी चाहिए, लेकिन शरह ख़वानदगी बढ़ाने के लिए, तरक्की की शाहराह पर गामज़न करने के लिए हम अंग्रेज़ी को बतौर एक मज़मून तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें हर शोबा हाय ज़िंदगी में अपनी ज़ुबान के ज़रिए तालीम देने की ज़रूरत है। तालिबात, हम लोग बात कर रहे थे कि क्या उर्दू को हम ज़रिया तालीम बना सकते हैं या उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान के हम इख्तियार कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इस पे गौर करेंगे कि वो कौन कौन सी खसूसियात हैं जिसके ज़रिए से हम उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान इख्तियार कर सकते हैं। पहली खसूसियत जो है वो है इख्तिसार। आप ये भी जानती हैं कि तवील लिखना मुश्किल अमर है और तवील लिखना आसान है और मुख्तसर लिखना मुश्किल है। वैसे भी आजकल मसरूफियत का दौर है, लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो दफ्तरी मरासलत पर अपना वक्त ज़ाया करें। जिस तहरीर में अज़ाफ़ी अल्फाज होंगे वो तहरीर दफ्तरी मयार की हामिल नहीं होगी। ज़ायद अल्फाज के इस्तेमाल से दफ्तरी तहरीर बोझल हो जाती है, लिहाजा दफ्तरी तकरीर में ख़यालात के इज़हार के लिए ज़ायद अल्फाज का इस्तेमाल मुनासिब मालूम नहीं होता। दफ्तरी ज़ुबान का एक असूल ये है कि मुतरादफ़ात से ग्रेज़ किया जाए। अदबी तहरीरों में उनके इस्तेमाल से हुस्न और चाशनी पैदा की जा सकती है, लेकिन दफ्तरी उर्दू में इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तालिबात, आपको फ़र्क रवा रखना होगा कि उर्दू को अगर हमने बतौर दफ्तरी ज़ुबान इख्तियार करना है तो हमें मुख्तसर लिखने की तरफ जाना होगा, अपना माफ़िज़ ज़मीर जामे और मुख्तसर अंदाज में पेश करने की तरफ जाना होगा। अपना जो बुनियादी नुक्ता है उसको बयान करने की तरफ तवज्जो देनी होगी।
क्योंकि जहाँ दफ्तरी तहरीर को अगर हम बहुत ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो वो बोझल हो जाएगी। लिहाजा हमें दफ्तरी मरासलत पर बहुत ज़्यादा जो है वो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि मुख्तसर तहरीर जो है वो लिखनी चाहिए। तो क्या उर्दू को अगर हम बतौर दफ्तरी ज़ुबान राइज करते हैं तो क्या हम इख्तिसार के साथ लिख सकते हैं? फिर दूसरी बात यह है कि जिस तरह जब हम कोई तकरीर लिखते हैं उसमें हम पुरशकू अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दफ्तरी ज़ुबान में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते। मसलन अगर कहीं हक़ व सदाकत का लफ्ज़ है, उसकी बजाय हम सिर्फ सदाकत का लफ्ज़, जुल्म और बातल की जगह सिर्फ जुल्म, संगीन बहरान की जगह सिर्फ बहरान, ज़हनी तफक्कुरात की जगह तफक्कुरात और दुरुस्त हक़ाइक़ की जगह सिर्फ दुरुस्त तहरीर किया जा सकता है। दफ्तरों में काम का बहुत रश होता है और ख़त किताबत करने के लिए बाज़ औक़ात वक्त भी बहुत कम होता है, और वैसे भी दफ्तरी ज़ुबान में तवील फ़िक्रे मतलब आवरी में दुश्वारी का बायस बनते हैं। लिहाजा कोशिश ये की जाए कि बड़ी से बड़ी बात को भी कम से कम अल्फाज में बयान किया जाए। यानी अगर हमने देखना है, यानी ये कुछ मिसालें दी गई हैं कि किस तरह से हम कम से कम अल्फाज में अपनी बात हुक्काम बाला तक पहुंचा सकते हैं। तो जहां हमने उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान की खसूसियात पर बात की, तो पहली खसूसियत जो थी वो ये थी कि इख्तिसार से लिखने पर अबूर होना चाहिए। यानी उर्दू ज़ुबान में ज़ख़ीरा अल्फाज इतना हो कि जामे से जामे अल्फाज का इस्तेमाल किया जा सके। आतिश दुरानी ने उनकी किताब है असलूब दफ्तरी ज़ुबान में इख्तिसार की कुछ मिसालें पेश की हैं। वो कहते हैं कि इस तरह मत लिखें, यूं मत लिखिए अपनी पहली फुर्सत में आगाह करें, बल्कि इख्तिसार के साथ लिखिए, जल्दी आगाह करें। फिर एक जुमला है, हम माजरत ख़्वाह हैं कि आपको इस काम के सिलसिले में ज़हमत उठाना पड़ी। आपकी तजावीज़ काबिल अमल हैं, अब इनसे इस्तेफ़ादा किया जाएगा। इसको हम इख्तिसार से लिख सकते हैं। आप बचा कहते हैं, आपकी तजावीज़ काबिल अमल हैं। इसी तरह यूं मत लिखिए, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। इस बात को हम मुख्तसर यूं लिख सकते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। यानी कम से कम अल्फाज में अपनी बात को अगले बंदे तक पहुंचाना, यानी इब्लाग का जो मयार है वो कम से कम अल्फाज के ज़रिए से अदा करने के काबिल होना। यानी ये कुछ जुमले जो हैं वो आतिश दुरानी साहब ने बतौर मिसाल के पेश किए हैं कि मुख्तसर से मुख्तसर अंदाज में बात वाज़ेह हो सके। फिर दूसरी जो बात है वो है कतियत, यानी दो टोक अंदाज में बात करने की सलाहियत। अगर हमने उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान राइज करना है तो बगैर किसी मुबालगे के या तज़ब्ज़ुब से बयान करने का नाम कतियत है, यानी कतई अंदाज में, दो टोक अंदाज में। यानी किसी भी जगह पर इबहाम ना हो, मौजू मुकम्मल होकर सामने आए,
ना कोई वजाहत तलब बात रह जाए और ना ऐसी जू मानवियत हो कि एक जुमले से एक से ज्यादा मफाहिम अखज़ होते हों। दफ्तरी उर्दू में इस किस्म का लिखना दुरुस्त नहीं। यानी पहली बात यह है कि इख्तिसार की सलाहियत हो, बात जामे हो। जो दूसरी खसूसियत है वो ये है कि दो टोक जुमला कहने की सलाहियत मौजूद हो, इबहाम ना हो, मुबालगा ना हो, कोई बात वजाहत तलब बाकी ना रह जाए, एक जुमले से ज्यादा मफाहिम अखज़ ना होते हों, बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में लिखा जाए। ये कुछ इस तरह के जुमले लिखना मुनासिब नहीं। हमें कुछ स्टेशनरी दरकार है, या उनके कई मवेशी सैलाब में बह गए, दफ्तर के लिए एक वसी इमारत दरकार है, या आपको एक हफ्ते में इत्तला मिल जाएगी। यानी अगर आप देखें तो ये जो 4 जुमले हैं इन सब में अबहाम मौजूद है। इसकी बजाय जुमले ऐसे होने चाहिए कि हमें दर्जल सामान दरकार है। यानी अगर आपको स्टेशनरी चाहिए तो उसकी एक फहरिस्त दे दें कि कागज़ 80 ग्राम, साइज A4 एम, बाल पॉइंट नीली 4 डब्बी, सुर्ख 3 डब्बी, कार्बन पेपर 10। तो बजाय इसके कि हम ये बात करें कि हमें कुछ स्टेशनरी दरकार है, हमें वाज़ेह अंदाज में बात करनी होगी कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यानी इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह के जुमले लिखने ज़्यादा मुनासिब हैं, तो बिल्कुल बात वाज़ेह हो, जैसे कि सैलाब में उनकी 4 भैंसें और 3 गायें बह गईं, दफ्तर के लिए इमारत दरकार है। अब किस तरह की दरकार है? वाज़ेह अंदाज में लिखा जाए कि उसमें कम से कम 5 कमरे, एक किचन हो, बड़े दरवाजे के साथ गैराज भी ज़रूर हो। यानी जो ज़रूरत है जिस चीज़ की, उसके बारे में लिखना ज़रूरी है। कतई अंदाज के लिए आतिश दुरानी साहब ने 6 पहलुओं पर जोर दिया है। एक तो ये कि वो चीज़ जो है वाज़ेह हो, बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में बात की जाए। दूसरा, अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो भी जामी हो, मुस्बत और मारूफ जुमलों का इस्तेमाल हो। यानी वजाहत तलब जुमले ना हो, मुस्बत हो, यानी बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही हो, आम फहम हो और आम तौर पर बोली और समझी जाती हो, हमारी माशरती और तमदनी जिंदगी से उसका ताल्लुक हो, जामे हो और अपनी कवायद के मुताबिक हो। तज़ब्ज़ुब से परहेज ज़रूरी है, अहम नुकात का बयान होना ज़रूरी है, कारी को नुक्ता नज़र जो है कारी पर वाज़ेह होना ज़रूरी है। यानी अगर हमने उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान के इख्तियार करना है तो उर्दू ज़ुबान में हमें जब हमने कोई तहरीर लिखनी है तो वाज़ेह अंदाज में लिखने के काबिल होना चाहिए, अल्फाज का सही इस्तेमाल हो, मुस्बत यानी वाज़ेह अंदाज में जुमलों का इस्तेमाल हो, कोई भी मुबालगा मेज़ बात से इज्तनाब किया जाए, अहम नुकात पर बात की जाए और कारी उस तहरीर को समझकर, उस तहरीर को पढ़कर जो है उस पर वो चीज़ वाज़ेह हो सके, यानी वो किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार ना हो। उर्दू को अगर हमने बतौर दफ्तरी ज़ुबान इख्तियार करना है तो जितनी खसूसियात पर हम बात कर रहे हैं ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यानी इख्तिसार होगा तो उसके साथ जामियत होगी तो बात साफ अंदाज में पहुंच सकेगी। उसमें यह है कि सादगी होगी और मुस्बत तर्ज अमल होगा।
یہ جامعیت سے مراد کیا ہے؟ جامعیت سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی قسم کے موضوع سے متعلق تمام اندراجات مکمل طور پر اس انداز میں بیان کیے جائیں کہ مزید اندراج کی ضرورت نہ ہو۔ مثلاً کوئی منصوبہ بناتے ہوئے اس کے متعلق تمام کاغذات مکمل اندراجات کے ساتھ تیار کیے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ متعلقہ دفتر میں جا کر اس پر اعتراضات کیے جائیں اور دوبارہ وضاحتی کاغذات تیار کر کے روانہ کرنا پڑے۔ یعنی جو کاغذات آپ متعلقہ محکمے کو بھیج رہے ہیں، دوبارہ اس کی وضاحت کے لیے آپ کو کچھ نوٹ نہ لکھنا پڑے۔ جس طرح دوسری زبانیں ہیں، اس طرح جو اردو زبان ہے، جی طالبات ہم بات کر رہے تھے کہ اردو زبان میں وہ کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے کہ یہ دفتری زبان بن سکے۔ ہم نے دیکھا کہ اردو زبان میں جامعیت کی خصوصیت بھی موجود ہے، ذخیرہ الفاظ بھی ہے، اختصار نویسی بھی ہو سکتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ ماہرین کی ضرورت ہے جو دفاتر میں اس کو بطور دفتری زبان رائج کر سکیں۔ لیکن طالبات، افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں پاکستان میں ایک مخصوص اور محدود جو گروہ ہے وہ انگریزی کے زہر میں گرفتار ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے وہ انگریزی کے لیے کوشاں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ انگریزی زبان کی تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج ایک غیر ملکی زبان کو اپنا کر ہم اپنی ثقافت کو اپنے ہی ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں، یعنی مثبت اور منفی دونوں طرح کی آرا ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن چونکہ ہم نے پرکھنا ہے کہ کیا اردو زبان میں دفتری زبان بننے کی صلاحیت موجود ہے، تو میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ہے۔ یعنی اس میں جامعیت کا حسن بھی ہے، اختصار نویسی بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے ایک اور جو خصوصیات ہمیں چاہیے وہ ہے سادگی اور سلاست۔ دفتر میں آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کوئی مفرد زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی قافیہ لطیف کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم نے تشبیہ و استعارات کا استعمال نہیں کرنا ہوتا، کوئی معرب و مفرد زبان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دفتری زبان کی جو سادگی ہے اس کا سادگی میں ہی اس کا حسن ہے۔ یعنی تحریر میں سادہ زبان استعمال کی جائے۔ ویسے بھی دفتر کا مقصد کاروبار کی دیکھ بھال اور اس کے بارے میں اطلاعات و معلومات پہنچانا ہوتا ہے، نہ کہ پیچیدہ لفظوں کو خط و کتابت کے ذریعے لوگوں کو رٹوانا ہے۔ یعنی یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم نے کوئی پیچیدہ الفاظ کا رٹا لگوانا ہے۔ بعض اوقات تحریر میں ایسے مشکل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن کے کچھ نہ آنے سے خط کا سارا حسن اور اس کی دلچسپی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہٰذا جب ہم اس کو بطور دفتری زبان استعمال کریں تو ہمیں چاہیے کہ غیر ملکی زبانوں کے الفاظ سے پرہیز کریں، غیر مانوس الفاظ سے پرہیز کریں اور سادہ زبان کو جو ہے وہ ہم استعمال کریں۔ شائستگی، شائستہ، شستہ انداز ہونا چاہیے، رواں انداز ہونا چاہیے، سنجیدہ انداز ہونا چاہیے۔ اگر اردو زبان میں یہ خصوصیت موجود ہے کہ اس میں شائستگی پائی جاتی ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اردو ایک بڑی خوبصورت زبان ہے۔ اور جناب افتخار عارف صاحب نے تو یہ کہا تھا
सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो उर्दू ज़ुबान जो है वो एक शाइस्ता ज़ुबान करार पाती है। दफ्तरी उर्दू की भी बुनियादी खसूसियात जो है वो शाइस्तगी है। ये अदबी शाइस्तगी से कदरें मुख्तलिफ होती है। इसकी एक अमूमी सतह है जिसका तकाजा है कि कोई भी दफ्तर की तहरीर इस कदर मुबालगा आमेज ना हो कि खुशामद का तुमार नजर आए। यानी इसमें दफातर से मुतल्लक तहरीरों में हिफ्ज़ मुरातब का ख्याल रखा जाता है और इसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी अगर हमने उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान का दर्जा देना है तो उसके लिए हमें इसकी खसूसियात में शाइस्तगी को भी पेश नज़र रखना होगा कि हम इसको अगर दफातर में अपनाते हैं तो हमारी तहरीरों में शाइस्तगी होनी चाहिए। जैसा कि तालबात मैंने आपको बताया कि हमें सारी, अगर आप गौर करें तो सारी खसूसियात एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमने इख्तिसार नवीसी देखी, जामियत देखी, मुबालगा आमेज़ी से गुरेज को देखा, फिर हमने बात की कि बात जो है वो कतई तौर पर की जाए, यानी दो टोक बात की जाए। दफ्तरी ज़ुबान में मुबालगे की गुंजाइश नहीं होती है। इसी तरह फिर एक और जो खसूसियात है दफ्तरी ज़ुबान होने के लिए वो ये है कि बयान बदी के बेजा इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। यानी इल्म बयान की जो किस्में हैं आप जानते हैं, तशबीह है, इस्तारा है, मजाज मुरसल है, कनाया है। इसी तरह अगर हम सनाए बदाए की बात करें तो सन्नत तज़ाद, सन्नत हुस्न तालील है, मुख्तलिफ इक़साम हैं। हमें उर्दू को जब हमने बतौर दफ्तरी ज़ुबान के इख्तियार करना है तो हमें मुहावरात के इस्तेमाल को छोड़ना होगा, तशबीहात को छोड़ना होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि दफ्तर की ज़ुबान किसी ख़ास इल्मी तबके की बजाय आम लोगों की तर्जुमान होती है और आम लोग चूँकि अदबी रमूज़ व अलाइम से वाकिफ़ नहीं होते, लिहाजा उनके लिए मुहावरात और तशबीहात को समझना खासा मुश्किल हो जाता है। यानी दफ्तरी ज़ुबान जो है वो उसको तशबीहात, इस्तारात, मुहावरात से मुबर्रा होना चाहिए। अगरचे हमने बात की कि जो दफ्तरी ज़ुबान का इस्तेमाल है उसमें तशबीहात नहीं होनी चाहिए, इस्तारात नहीं होने चाहिए, लेकिन दफ्तरी ज़ुबान के लिए इस्तिलाहात का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्तिलाहात जो हैं वो इख्तिसार की भी अलामत हैं, जामियत की भी अलामत हैं। हर शोबा ज़िंदगी की तरह दफ्तरी ज़ुबान की अपनी मखसूस इस्तिलाहात होती हैं। इन इस्तिलाहात का इल्म दफ्तरी तरबियत और वक्त की रवायत से होता है। तरबियत से मुराद यहाँ पर रस्मी तरबियत, जबकि रवायत से मुराद दफ्तरी ज़ुबान का वो इल्म है जो दफ्तरी माहौल से अज़ खुद हासिल होता है। इसलिए कि इस्तिलाहात का मामला जो है वो आसान है और हमें इन इस्तिलाहात को मुनासिब अंदाज में दफ्तरी ज़ुबान में इस्तेमाल करना है ताकि हम उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान उसका हक दिला सकें। इस हवाले से हम देखते हैं कि दफ्तरी इस्तिलाहें 300-400 से ज़्यादा नहीं हो सकती।
ये डॉक्टर सलीम फारानी की आरा है। और इसी तरह मुख्तलिफ अलूम व फ़नून में से हर इल्म या हर फ़न की इस्तिलाहों की तादाद भी चंद सैकड़े यानी चंद सौ होगी। इस पर ज़्यादा मुद्दत सर्फ नहीं होनी चाहिए। यानी अगर हमने उर्दू को दफ्तरी ज़ुबान का दर्जा देना है तो जहाँ जहाँ हमें कमी नज़र आ रही है उसके लिए इस्तिलाहात मुरतब करने की ज़रूरत है। अगरचे इदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान ने बहुत काम किया है, इस्तिलाहात के लिए बहुत सी किताबें शाया की हैं, लेकिन अभी और ज़रूरत है कि उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान इख्तियार करने पर ज़ोर देने के लिए हमें इस्तिलाहात साजी पर काम करना होगा और कई नई किताबें जो हैं वो उनको शाया करना होगा। तालबात फ़रोग़ उर्दू के जो इदारे हैं उनको इस्तिलाह साजी पर काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ना सिर्फ इस्तिलाहात साजी बल्कि जो मखसूस दफ्तरी वज़ाअत हैं उनकी पाबंदी भी ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हमने अंग्रेज़ी को अपने असाब पर सवार किया हुआ है। हालांकि किसी भी मुल्क को देख लें तो उन्होंने किसी गैर मुल्की ज़ुबान को अपने असाब पर सवार नहीं किया। कोई मुल्क भी ये नहीं कहता कि अंग्रेज़ी के बगैर हमारा मुल्क चल नहीं सकता। ये अंग्रेज़ के साम्राज्य दौर का ही फैज़ान है कि उसके इक़्तिदार का आफ़ताब तो जो था वो गहना गया, ग़रूब हो गया, मगर उसने अपनी ज़ुबान और कल्चर की हिफाजत के लिए जहाँ जहाँ पेशबंदियाँ की वो अभी तक उसके काम आ रही हैं और उसकी हिफाजत के लिए हमारे मुल्क पाकिस्तान के बहुत से लोग काम कर रहे हैं। अगरचे इस अंग्रेज़ नवाज तबके के बावजूद उर्दू ज़ुबान तरक्की कर रही है। उर्दू के आप लोग जानते हैं कि अदबी और इल्मी सरमाए में इजाफा हो रहा है और होता रहेगा। अगरचे हम उससे वो फ़ायदा नहीं उठा रहे जो उसके फ़ायदा उठाने का हक है, लेकिन फिर भी हमारी कौमी यकजहती की अलामत उर्दू ज़ुबान ही है। और उर्दू की खसूसियात में से ये है कि अगर उसको बतौर दफ्तरी ज़ुबान राइज करना है तो उसके लिए हमें जो दफ्तरी वज़ाअत हैं उनको भी बनाने की ज़रूरत है, उनके इस्तेमाल की ज़रूरत है। दफ्तरी ज़ुबान के इस्तेमाल में अल्फाज, तराकीब, इस्तिलाहात और जुमलों की साख्त के अलावा एक और चीज़ भी सामने रखनी पड़ती है और वो दफ्तर की तहरीरों की मखसूस वज़ा और साख्त है। इसमें मुख्तलिफ मानवी अकाइयों के लिए मखसूस अल्फाज, इस्तिलाहात और जुमले ही मखसूस नहीं होते बल्कि उनका मुकाम भी मुतय्यन होता है। जैसे हुक्मनामे की वज़ा और है और रसीद की वज़ा और है। यानी अगर हमने किसी को रसीद देनी है तो उसको और तरीके से लिखा जाएगा, अगर किसी को हुक्म देना है तो उसका अंदाज मुख्तलिफ होगा, अगर कोई दरख्वास्त लिखनी है उसका अंदाज मुख्तलिफ होगा। इसी तरह अगर मिसल पर कोई कैफियत लिखनी है तो उसका हाल भी मुख्तलिफ होगा। हर ज़ुबान में मखसूस अंदाज में ख़त लिखे जाते हैं और उर्दू के साथ भी यही सिलसिला है कि अगर दरख्वास्त है तो उसका एक अलग सा तरीक़ाकार है। अगर किसी हुकाम बाला को ख़त लिखना है तो उसके लिए अलग तरीक़ाकार है। तो मखसूस जो उसके लिए वज़ा है उसको राइज करने की ज़रूरत है।
लेकिन तालबात हम देखते हैं कि वतन अजीज जो है उसको बने हुए आज 75 साल हो चुके हैं, लेकिन हम कौमी ज़ुबान उर्दू को वो मर्तबा नहीं दे रहे, वो दर्जा नहीं दे रहे जो उसका हक है। हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब के फरमान को भी नज़रअंदाज कर दिया है, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान उर्दू होगी और कोई दूसरी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो कोई आपको गलत रास्ते पर डाले वो दर हकीकत पाकिस्तान का दुश्मन है। आप 1973 का आइन देख लें, उसमें भी यही कहा गया कि पूरे मुल्क की एक ही ज़ुबान होगी और वो उर्दू होगी, और उर्दू के अलावा कोई और ज़ुबान नहीं हो सकती। तालबात आप जानती हैं कि उर्दू जो है वो हम पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ अजहार व इबलाग और अवाम के लिए राब्ते की ज़ुबान ही नहीं, बल्कि ये हमारी कौमी मिली उमंगों की तर्जुमान और वसीला तहजीब और तारीख की अहद बेअहद और नस्ल दर नस्ल तरसील का मौसर वसीला है। सैकड़ों मुहावरे और ज़रबुल इम्साल उर्दू ज़ुबान के साथ साथ हमारी कौमी तारीख के अनमिट वाक़यात को भी नस्ल दर नस्ल ज़िंदगी बख्शते चले आ रहे हैं। यानी उर्दू ना सिर्फ हमारी कौमी उमंगों की तर्जुमान है, बल्कि हमारी तारीख और तहजीब को भी अपने अंदर समेटे हुए हैं। और तारीख और तहजीब का ये जो सरमाया है, ये जो विरसा है, ये सैकड़ों मुहावरों की शक्ल में, ज़रबुल इम्साल की शक्ल में, और अगर उर्दू ज़ुबान के साथ हम अदब की बात कर लें तो अदब में हमारा एक कसीर सरमाया मौजूद है, और ये नस्ल दर नस्ल जो है वो अगली नस्ल को रूनमा हो रहा है। तो वो उर्दू को हमने अदब के लिहाज से भी देखा, और इसको जो है वो हमने दफ्तरी ज़ुबान के हवाले से भी देखा और मुख्तलिफ खसूसियात की बात की। तो हमने ये जाना कि उर्दू में ये सलाहियत है। और फिर एक और खसूसियत जो ज़रूरी थी वो थी मुख्तसरात, यानी मुख्तलिफ अल्फाज को मुख्तसर अंदाज में लिखना। ज़ुबान के मामले में एक तयशुदा असूल है कि ज़ुबान जुमलों के ज़रिए इबलाग का वजीफ़ा अदा करती है, यानी दूसरों तक पहुँचती है। उसके लिए हमें जुमले अदा करने पड़ते हैं। ये अमल रोज़मर्रा में होता है, इसलिए इसका इज्तिमाई शऊर मौजूद होता है और इसके लिए रस्मी तरबियत की ज़रूरत नहीं होती। हुक्काम से लेकर मतहत अमला के एहलकारों तक इंतहाई मुख्तसर अशारों में मफाहिम लिखे जाते हैं। यानी जिस तरह हमने मुख्तसरात इख्तसार के साथ कुछ चीज़ें जो हैं, यानी बड़े बड़े जुमले लिखने की बजाय मुख्तसर अंदाज में जो है वो लिखना, ताकि बात आसानी से इबलाग की मंजिलें तय कर लें। ये जो मुख्तसरात हैं उसको देखिए, जिस तरह हम कोई ख़त भेजते हैं हुक्काम वाला को, अगर अंग्रेज़ी में लिखते हैं तो हम लिखते हैं सबमिटेड फॉर अप्रूवल। उर्दू में हम लिख सकते हैं बराए मंजूरी पेश है। फिर हम अंग्रेज़ी में जिस तरह से लिखते हैं सबमिटेड एज डायरेक्टेड, हस्ब हदायत पेश है। सबमिटेड एज डिज़ायर्ड, हस्ब ख्वाहिश पेश है। सबमिटेड फॉर गाइडेंस, रहनुमाई के लिए पेश है। सबमिटेड फॉर इंफॉर्मेशन, इतला के लिए पेश है। यानी मुख्तलिफ अंदाज में हम मुख्तसर अंदाज में हम लिख सकते हैं जो बात हम वाज़े करना चाहते हैं। और अब वक्त आ गया है कि हमने उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान
کہ اس کا مقام دینا ہے، کیونکہ جو قومیں تعلیم کے لیے کسی بیرونی زبان کو ذریعہ تعلیم بناتی ہیں وہ ہمیشہ گھاٹے میں رہتی ہیں۔ بہت سے ممالک ہیں، آپ ان پہ غور کریں، ہم کسی ایک ملک کا نام بھی نہیں لے سکتے جہاں ذریعہ تعلیم کوئی غیر زبان ہو اور وہاں شرح خواندگی 100% ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مغربی ممالک کو دیکھ لیں، دنیا کے صف اول کے جو ممالک ہیں ان کو دیکھ لیں، کیا ہے کہ ان کی جو اپنی قومی زبان ہے اس میں تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ساری تعلیم جو ہے وہ انگریزی زبان میں دی جاتی ہے، اور ہائر ایجوکیشن میں تو اردو کو بطور لازمی مضمون بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ بہرحال دفتری زبان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمیں مختصر لکھنا آنا چاہیے، اور یہ کچھ مثالیں جو ہیں طالبات آپ کی رہنمائی کے لیے پیش کی ہیں کہ اگر ہم انگریزی میں لکھیں سبمٹڈ فار اپروول، اردو میں ہمارے سامنے برائے منظوری پیش ہے، اور اس طرح کی مختلف ہدایات ہیں جن پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ جی طالبات، اصل جو اس سوال کا مقصد تھا کہ کیا اردو زبان میں دفتری زبان بننے کی خصوصیات موجود ہیں، ہم نے مختلف خصوصیات کے لحاظ سے دیکھا کہ کیا اس میں اختصار نویسی کا رجحان ہے، اس میں جامعیت ہے، اس میں قطعیت یعنی قطعی طور پر بات کرنے کی صلاحیت ہے، ہم جو ہے اختصار کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، مخففات کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم تشبیہ و استعارات سے گریز کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ تمام چیزیں اختیار کر لیتے ہیں اور اگر ہمیں اردو کو دفتری زبان بنانا مقصود ہے تو ہمیں ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنا ہوگا اور دفتری زبان بنانے کے لیے ہمیں ملک میں اردو کی معیاری تدریس کو بھی فروغ دینا ہوگا، اور پھر مستقبل قریب میں اس کی تدریس کے لیے جو صلاحیتیں ہمیں چاہیے، جس فنون کے ماہرین ہمیں چاہیے، سنجیدگی سے اس پر غور کرنا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے طالبات کہ اردو کو سرکاری زبان بنانے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اردو زبان کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، جتنی ضرورت ہے اتنی بھرپور کوششیں نہیں کی جا رہی، پھر اس کے لیے مالی وسائل مہیا نہیں ہو رہے، اور سب سے زیادہ وہ استاد جو کہ جس طرح میں اس بات کو کہنے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے اساتذہ بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن پہلے اساتذہ جو تھے وہ اور زیادہ محنت کرتے تھے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ اساتذہ بھی اردو کو بطور دفتری زبان کے اختیار کرنے کے لیے خود ان کو اردو پر دسترس ہونی چاہیے، اور اگر اردو میں دسترس حاصل کرنی ہے تو چونکہ ہمارا سارا سرمایہ فارسی زبان میں موجود ہے تو ہمیں فارسی بھی سیکھنی ہوگی، کیونکہ بہت سی اصطلاحات جو ہیں وہ فارسی اور عربی کی اردو میں رائج ہیں، یعنی ہمیں ان تمام زبانوں کو سیکھنا ہوگا، اس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ جی طالبات، جو قومیں اپنی زبان سے ناآشنا ہوتی ہیں وہ کبھی بھی ایسا کارنامہ علمی، ذہنی، فطری انداز میں پیش نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم جو سوچتے ہیں اس کے لیے ہم اردو زبان میں سوچتے ہیں۔ کیونکہ اگر
پھر ہم اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کسی دوسری زبان کو وسیلہ بنائیں گے تو ہم اس طرح سے اظہار بیان پر قدرت نہیں رکھ پائیں گے، کیونکہ نقل کرنے والوں میں کبھی عقل پیدا نہیں ہوتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو آگے لانا ہوگا اور اس کے لیے کام کرنا ہوگا، اور اردو زبان میں بہت وسعت اور لچک موجود ہے۔ اس زبان میں ہر طرح کے علمی، دفتری مطالب ادا کرنے کی صلاحیت اور استطاعت موجود ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اس طرف توجہ کی جائے، اور اگر کہیں کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے تو اس کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہمارے بہت سے ماہرین لسانیات نے اس سلسلے میں کافی کوششیں کی ہیں، ماہرین ادب نے اس سلسلے میں کوشش کی ہیں، کیونکہ جب تک ہم اردو کو اس کا مقام جو ہے وہ نہیں دلواتے تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اردو زبان میں کہاں کمیاں ہیں۔ آج ہم نے اردو زبان کی مختلف خصوصیات پر غور کیا اور پھر ہم نے اس میں اردو زبان کو پرکھا تو ہمیں لگا کہ اردو زبان جو ہے اس میں دفتری زبان بننے کی تمام خصوصیات موجود ہیں، اور اگر کوئی بھی ماہرین لسانیات اردو زبان کو پرکھتا ہے تو وہ یقیناً یہی کہے گا کہ اردو زبان میں ہر طرح کے مطالب، ہر طرح کے مفاہیم بیان کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ اردو لسانیات کو فروغ دینے کے لیے، اردو بطور دفتری زبان کو فروغ دینے کے لیے اردو زبان و ادب سے محبت کرنے والوں کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے مثبت کوششوں کی ضرورت ہے، اور مل کے جو ہے انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حکومتی سطح پر حکام بالا اردو کو بطور دفتری زبان رائج کریں گے تو اس میں اتنی صلاحیت ہے۔ ہم نے اردو زبان کے لوازمات پر بات کی، ہم نے اردو زبان کی خصوصیات پر بات کی، مختلف خصوصیات کو معیار بنا کر ہم نے اردو زبان کو پرکھا، اور یہ ثابت ہوا کہ اردو ایک نام محبت کا ہے۔ اردو میں ہر طرح کے دفتری مضامین ادا ہو سکتے ہیں، اس میں ادب کے ہر طرح سے اظہار ہو سکتا ہے۔ شاعری دیکھ لیں، نثر دیکھ لیں، لسانیات کے حوالے سے تمام قاعدے موجود ہیں، دفتری زبان اختیار کرنے کے لیے تمام اصطلاحات رائج ہیں۔ اگر کہیں ضرورت ہے تو وہ یہی ہے کہ مسلسل محنت کی جائے اور حکومتی سطح پر اردو کو دفتری زبان کا درجہ دیا جائے۔ طالبات، آپ جانتی ہیں کہ اردو کو جو اس کا حق ملنا چاہیے تھا وہ آج تک نہیں مل سکا۔ اردو زبان جو ہے وہ ایک ذخیرہ الفاظ کے حوالے سے اہم زبان ہے، اور مجموعی طور پر اس میں دفتری زبان بننے کی خاصیت موجود ہے کہ وہ دفتری زبان کے درجے تک رسائی حاصل کر سکے۔ بہت شکریہ طالبات۔ اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کلاس میں بتا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔